नमस्कार, अभिव्यक्ति की एक और कड़ी के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति सिंह। इस श्रृंखला में हम आपको मिलवाते हैं भारत की शास्त्रीय गीत, संगीत, नृत्य से जुड़ी हस्तियों से, जो हमें उस कला से संबंधित जानकारी देती हैं। अब तक हम आपको जानकारी दे चुके हैं ध्रुपद गायन और कथक के बारे में। आज जानते हैं ओडिसी के बारे में। भारत की प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है ओडिसी। ओडिशा के मंदिरों से निकले इस नृत्य की लंबी परंपरा रही है। अपनी विशेष मुद्राओं, चौक और त्रिभंग के लिए जाने जाने वाला ओडिसी नृत्य शास्त्रीय नृत्यों में अपना एक अलग स्थान रखता है। ओडिसी के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध नृत्यांगना, गुरु और विदुषी सोनल मानसिंह। सबसे पहले प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ ऐं सरस्वत्यै नमः। सरस्वती देवी जो विद्या, ज्ञान, श्रृंगार, कलाएं सबकी अधिष्ठात्री देवी हैं। और उसके बाद मैं प्रणाम करती हूँ ओम गुरुभ्यो नमः। जितने जितने गुरुओं से मैंने सीखा, किसी ने कुछ थोड़ा भी मुझे बताया, उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ। और उड़ीसा की वो पवित्र भूमि को प्रणाम करती हूँ, जहाँ हजारों वर्षों से अद्भुत कलाएं पनपी। और आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे इस जीवन में मुझे उन कलाओं के कुछ छींटे मेरे पे पड़े। 1965 में मैं कटक गई, मेरे पिताजी मुझे ले गए। उससे पहले 1962 में इंद्राणी रहमान, भारतवर्ष की बहुत प्रख्यात नृत्यांगना जिसका नाम आज लोग भूल चुके हैं, वो पहली जिनको कहते हैं प्रोफेशनल डांसर थीं, जो उड़ीसा गईं और 15 दिन में कुछ सीखीं, लेकिन वो बाहर ले आई दिल्ली, और उसके बाद अमेरिका जा रही थी। तब बम्बई में मैंने उनका कार्यक्रम देखा। उसमें जो उन्होंने 2 नृत्य किए छोटे छोटे, मैंने कहा अरे कमाल है, क्या है, क्योंकि तब तक मैं भरतनाट्यम सीख चुकी थी, अरंगेत्रम हो चुका था, मैं कार्यक्रम दे रही थी। 1965 में मुझे कटक जाने का मौका मिला। वहाँ मेरा एंगेजमेंट हुआ एक उड़िया प्रख्यात परिवार के सुपुत्र के साथ। और जब पिताजी 2 दिन के बाद बम्बई वापस लौट गए, तो मेरे होने वाले ससुर जी डॉक्टर मायाधर मानसिंह, उन्होंने कहा कि तुम भरतनाट्यम की तो स्टार हो, एज उड़िया बहू आई वॉन्ट यू टू लर्न उड़ीसी। अब आप सोचिए कि कितना सौभाग्य मेरा रहा, पूर्व जन्म के कुछ बंधन थे कि उन्होंने स्वयं ये बात की। और उसी शाम मुझे ले गए कला विकास केंद्र कटक का, उड़ीसा का प्रख्यात उस वक़्त वो संस्था थी। और सभी लोग दौड़ के उनके चरण छू रहे हैं और पहचान कराई कि ये होची सोनल मोर बहू। और गुरु केलुचरण महापात्र जी वहाँ थे और गुरु लोग थे। तो उन्होंने कहा केलू तुम्हें ताकू ओडिसी सिखेबो। इट वॉज एन ऑर्डर। तो ऐसे मेरा ओडिसी का संबंध शुरू हुआ, और होते होते आज इतने वर्ष हो गए हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती कि ये जो जीवन की यात्रा मेरी रही, और बहुत सारी चीज़ें हुई। भरतनाट्यम भी किया, मणिपुरी जब बचपन में सीखा था, कुचिपुड़ी सीखा था गुरु वेम्पटी चिन्ह सत्यम से, जानने के लिए कि ये विधाएं कैसे एक साथ जुड़ती हैं, कहाँ और कहाँ डिफ़र करती हैं। क्योंकि उत्कल यानी उड़ीसा हमारे पूर्वी तट पे है, उसके नीचे है आंध्र प्रदेश, उसके नीचे है तमिलनाडु। और जब हम भरतनाट्य शास्त्र की बात करते हैं, चाहे ओडिसी हो चाहे भरतनाट्यम हो,
ये सारों का उद्गम भरतनाट्य शास्त्र से ही है और बाद में वो अपनी अपनी तरीके से अलग होते गए। तो मुझे जो 108 करण की बात होती है, जो स्कल्पचर्स हैं, शिल्प हैं, और उसमें इतने सुंदर सुंदर नृत्य के शिल्प हैं, कुछ बहुत मुश्किल हैं जिनको हम एक्रोबैटिक्स कहेंगे, बहुत सारा लालित्य है उसमें, रमणीयता है। तो ये सारी बातें जब मैं उड़ीसा गई और बाद में पापा मुझे ले गए, कोणार्क ले गए, मुझे भुवनेश्वर कटक के मंदिरों में घुमाया, परशुरामेश्वर, मेघेश्वर, ब्रह्मेश्वर, मुक्तेश्वर, यानी मैं क्या क्या नाम लूँ, मेरी आंखें चार हो गई। और मैंने भगवती से धन्यवाद किया कि तुमने मुझे यहाँ जोड़ा है, अब मुझे ये तुम शक्ति दो, ऐसे संयोग उत्पन्न करो कि मैं इस महान कला भूमि की सेवा कर सकूं। तो यही हुआ कि गुरु केलुचरण महापात्र जी से मेरी ओडिसी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। भरतनाट्यम करने की वजह से एक जिसको कहते हैं बॉडी डिसिप्लिन, बॉडी इंटेलिजेंस, वो तो थी, उसके ऊपर मेरा उत्साह, मेरा डिवोशन, मेरी भक्ति, तो जल्दी जल्दी अच्छे से सीखना शुरू किया। पहली बार 1968 और 69 यानी 1968 1969 के दौर में पहली बार मद्रास, जो उस वक़्त चेन्नई नहीं था, मद्रास था, और मद्रास वास्तव में कहा जाता था कि कला भूमि का केंद्र है, भारतीय कलाओं का, नृत्य का विशेषतः। तो वहाँ मेरे लगातार 8 कार्यक्रम हुए। गुरु केलुचरण जी पखवाज बजा रहे थे, मेरे साथ बाकी उड़ीसा के संगीतकार थे, और सबसे पहला जो कार्यक्रम हुआ उसमें श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुणडेल कला क्षेत्र की स्थापना की, गुरु रामैया पिल्लई, डॉक्टर वी राघवन प्रख्यात संस्कृत स्कॉलर, और श्रीमती MS सुब्बलक्ष्मी सपरिवार, ऐसे ऐसे लोग थे मेरी ऑडियंस में। और वो मेरा लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन कहा गया कि पहले मैंने उड़ीसी के बारे में बताया कि कितनी तरीके की भ्रमरी हैं, कितनी चाली हैं, कितने स्थानक हैं, त्रिभंग इसका विशेष है, और जो जिसको अरय मंडी कहते हैं, अर्धमंडली भरतनाट्यम में, वो यहाँ चौक हो जाता है। चौक यानी स्क्वायर, चौरस कैसे होता है, मंदिरों के साथ, शिल्प के साथ इसका क्या नाता रिश्ता है। उसके बाद मैंने कार्यक्रम किया, और उसके बाद रुक्मिणी देवी ने जो कहा स्टेज से आके, आज टुडे आई हैव अंडरस्टूड दैट ओडिसी is as classical as भरतनाट्यम if not more। समझने की बात है कि तब तक भरतनाट्यम तो देश विदेशों में प्रख्यात हो चुका था, भरतनाट्यम की एक छाप थी, लेकिन जब रुक्मिणी देवी कहती हैं कि आज मैंने देखा कि ओडिसी भरतनाट्यम जितना ही शास्त्रीय है, क्योंकि तब तक ओडिसी के एक दो कुछ आइटम्स, कुछ डांसेस कर रही थी, और डॉक्टर वी राघवन जी और वो लोग कहते थे ये ट्राइबल डांस है उड़ीसा का। तो इतनी बड़ी जो मोहर लग गई और बाद में कार्यक्रम होते चले गए, उससे ये ज़रूर हुआ ओडिसी के बारे में गलतफहमियां थीं या तो जानकारी ही नहीं थी, तो ये बातें प्रख्यात होनी शुरू हुई और विदेशों में भी दौरे हुए। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ओडिसी जो उड़ीसा का नृत्य 1954 के दौर में इंटर यूनिवर्सिटी फेस्टिवल में डॉक्टर प्रियंवदा महंती ने आके किया, हेजवाड़ी, बाद में डॉक्टर प्रियंवदा महंती। वो उस वक़्त देख के डॉक्टर चार्ल्स पावर इत्यादि जो जूरी में थे, उन्होंने कहा भाई ये बहुत सुंदर है, लेकिन है क्या, इसका नाम बताओ। बोले नाम तो नहीं पता, लेकिन उड़ीसा का है, तो कहा इसको ओडिसी, इसका नामकरण तब हुआ। उड़ीसा का बहुत एक सुंदर इतिहास है, प्राचीनतम इतिहास है। आज यदि माने तो
ईसु सन के पहले 2 सेंचुरी, 2nd सेंचुरी BC से तो शिल्प मिलते हैं हमें। मैंने बारंबार कहा है कि इस पर रिसर्च होनी चाहिए, मैं खुद करूँगी। अब भुवनेश्वर के बाद उदयगिरी खंडगिरी बाहर, अब तो शायद वो नगर निगम में ही आ गए हैं, और खंडगिरी में काफ़ी गुफाएं हैं। उसमें जो रानी गुम्फा कहते हैं, वहाँ पर ये पूरी जो पत्थर की खुदाई है, वहाँ पर जो शिल्प हैं उसमें महाराजा महारानी बैठे हैं, नृत्य हो रहा है, 2 नृत्यकार हैं, नृत्यांगनाएं हैं, संगीतकार हैं, वेणु बजा रहे हैं, मंजीरा बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, तबला जिसको आज कहते हैं लेकिन वो एक तरीके के ड्रम्स बजा रहे हैं, और सरोद जिसको कहते हैं उसकी तरीके का एक वाजिंत्र है। तो ये सारा देखने के बाद मैंने कहा कि ओडिसी का इतिहास आज की तारीख में, आज के भारतवर्ष में सबसे प्राचीन दिखता है। इसकी आपूर्ति तब भी होती है कि वहाँ जो पहनावा है, पहरवेश है, वो कुशान टाइप का है। मैं आपको एक बहुत अहम बात बता रही हूँ, रहस्य बता रही हूँ। तो ये ओडिसी नृत्य सीखने का मौका मिला, और बाद में मेरे जीवन में श्री जीवन पाणी का आगमन हुआ, जिनकी पहचान डॉक्टर मायाधर मानसिंह ने पुरी में करवाई थी, जगन्नाथपुरी में। क्योंकि मैं हमेशा प्रश्न बहुत पूछती हूँ। मेरे स्वर्गीय दादाजी का ये कहना था कि पूछो तो जानोगे, नहीं पूछोगे तो वो किताब बंद की बंद रह जाएगी। तो पूछती रहती थी कि ओडिसी का एस्थेटिक्स क्या है। तो बापा ने कहा मैं उसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा कि जो तुम्हें इसका उत्तर देगा। मुझे जगन्नाथपुरी ले गए और डॉक्टर श्री जीवन पाणी जी से मिलवाया, जो उस वक्त उड़ीसा की एजुकेशन सर्विस में थे। बाद में वो आ गए दिल्ली। कमला देवी चट्टोपाध्याय जी ने उनको निमंत्रण से बुलाया। कमला देवी जी का नाम आज लोग भूल गए हैं, और ये मैं एक ज़रूर बात आपके द्वारा कहना चाहती हूँ कि 75वां अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, भारतवर्ष की आज़ादी का, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का। ये मौका है, ये अवसर है जब हमें ऐसे महान व्यक्तित्व को, इतनी व्यक्तियां हैं जिनको हम भूल चुके हैं, जिनकी वजह से आज हम हैं, आज हमारी कलाएं पनपी हैं, जानी गई हैं, भूलना नहीं चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल। जब गुरु केलुचरण जी ने मुझे सिखाना बंद किया और जीवन पाणी जी ने कहा कोई बात नहीं, अच्छा हुआ, तुम अब अपने आप काम करोगी, तुम्हारे पास इतना भरा पड़ा है, मैं तुम्हें गाइड करूँगा। तो श्री जीवन पाणी मेरे गुरु बने, मेंटर बने। मैं बताना चाहती हूँ कि ओडिसी नृत्य शैली का जो विकास हुआ है, बहुत सारा उसका श्रेय उनके द्वारा मेरे काम को जाता है। ये क्या क्या काम है वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। ओडिसी नृत्य के साथ ओडिसी संगीत जुड़ा हुआ है। नेचुरली डांस म्यूज़िक गो टुगेदर। 2 बहनें हैं, 2 आँखें हैं, तो एक विजन बनता है। यदि नृत्य में संगीत का पूरा साथ ना हो, उसकी समझ ना हो, तो नृत्य कितना भी अच्छा हो, प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जयदेव रचित गीत गोविंद जग प्रसिद्ध है। एक ही काव्य लिख के जयदेव अमर हो गए, श्री गीत गोविंद, और उसमें मात्र 3 पात्र हैं, श्री राधा, श्री कृष्ण और सखी। अब भरतनाट्यम में भी अष्टपदी में सीखी थी। सारे हमारे कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, हर जगह अष्टपदी सिखाई जाती है। लेकिन जब जीवन पाणी जी से मेरी मुलाकात हुई और हमारी ही बिकेम माय मेंटर, तो एक बार त्रिचूर केरल में महिला ने उठ के मुझे पूछा था कि ऐसा क्यों है
कि यहाँ पर सोपान म्यूज़िक जो है, गुरुवायूर में सोपान संगीत में अष्टपदी गाई जाती है, और आपकी जो अष्टपदी हमने सुनी, आपने किया, वो बहुत अलग है। तो मैंने कहा अलग तो होगा, क्योंकि आपका अपना सोपान म्यूज़िक है, ये कि नहीं, ये तो हिंदुस्तानी राग है। दैट मेड मी थिंक। तो मैंने पूछा जीवन दास से कि एक्चुअली जो गीत गोविंद की प्रतियां किताब मेरे पास हैं, 5-6 थी, और हर एक अष्टपदी के ऊपर लिखा हुआ होता है मालव रागेण गीयते, देशाख्य रागेण गीयते, गुज्जरी रागेण गीयते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने तो रागों का नाम दिए हैं, रागों के जयदेव ने, लेकिन कोई इसमें गा नहीं रहा। जिसको जो मर्जी, कलकत्ते में कुछ गा रहे हैं, कुचिपुड़ी में कुछ गा रहे हैं, यहाँ कुछ गा रहे हैं, हम कुछ गा रहे हैं। हमें सिखाई गई अष्टपदी जो सीखी मैं वहाँ उड़ीसा में, तो कुछ भैरवी में है, कुछ मिश्र पीलू में है। मुझे चाहिए तो छानबीन करते हुए संगीत रत्नाकर सारंगदेव का, वहाँ से ये राग मिले, और बिल्कुल ये 50 वर्षों के भीतर संगीत रत्नाकर लिखा गया जयदेव, और ये 50 वर्ष के अंदर है। और उसके वादी संवादी स्वर, जीव स्वर, आरोहण अवरोहण, ध्यान श्लोक, ये सब था, काम पे लग गए। तो पहली बार जब उसके बाद मेरी अष्टपदियाँ प्रस्तुत हुई उन रागों में, तो सारे उठ के खड़े हो गए, ये क्या है, इट्स फैंटास्टिक। मैं आपको एक छोटा उदाहरण जल्दी देती हूँ। वसंत राग है। वसंत राग हमारे उत्तर भारत हिंदुस्तानी म्यूज़िक में भी है, दक्षिण भारत के कर्नाटक म्यूज़िक में भी है। दोनों अलग हैं, दोनों का चलन भाव अलग है। लेकिन जब संगीत रत्नाकर का वसंत, जो उड़िया वसंत हम कहते हैं, उसमें जब पहली अष्टपदी है, वसंत ऋतु का वर्णन है, ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे, मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे। वसंत ऋतु खिल गई, संगीत में खिल गई, नृत्य में तो खिली। तो इस तरीके से ये जो काम चला, वो एक मेरा जीवन पाणी जी के गाइडेंस में एक अनोखा काम है, मैं खुद कहती हूँ। अनफॉर्चुनेटली बाकी नृत्यांगनाओं, नृत्यकारों ने इस पे आगे काम नहीं किया है। मैं चाहती हूँ कि करें, क्योंकि जो असलियत है किसी साहित्य की, संगीत की, वो दिखनी चाहिए। दूसरा, मुझे किसी ने पूछा कि जितने आप भजन कीर्तन यानी भरतनाट्यम में वर्णम है, गीतम है, ये सब करते हैं, इतने सारे कॉम्पोजिशंस हैं, उसमें सब में पोएट चाहे पुरुष हो, और ज़्यादातर पुरुष ही हैं, चाहे वो मुथुस्वामी दीक्षितार हैं, श्यामा शास्त्री हैं, क्षेत्रज्ञा हैं, त्यागराजा है, पुरंदर, जो बहुत सारे हैं। सभी एक आर्त भाव में किसी भगवान को, देवता को स्त्री भाव में संबोधन करते हैं, किसी देवी को नहीं करते हैं। और देवी को करते हैं तो राधा जो कृष्ण प्रिया हैं, लक्ष्मी जो विष्णु की पत्नी हैं, पार्वती जो शिव की पत्नी हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा हाँ। उस पे से रिसर्च हुई, जीवन पाणी जी के मापित बुद्धिस्ट तांत्रिक पद जो चर्या गीति कहलाते हैं, उसमें वो है। उसमें हमेशा प्रोटैगोनिस्ट जो कहते हैं, जो पात्र है, वो ब्राह्मण लड़का होता है, साधक होता है, और जो साध्य है, जो उसकी देवी है, वो हमेशा जो डोम जाती है, जो स्मशान में, वो होती है, या शबरी जो वनवासी है, पर्वत पे रहती, वो होती है। अरे बाप रे, ये जब दलाई लामा जी ने मुझे एक ही नृत्य का आज तक नृत्यांगना को बुलाया है धर्मशाला, उसके बाद बुद्ध जयंती पार्क जब अर्पण हुआ तब भी बुलाया, उसके बाद 2 बार और बुलाया, लेकिन पहली बार जब मैंने ये किया, ये तीनों चरियाएँ की, रो रहे थे। बाद में जब स्टेज पे आए तो वो भी झुके, मैं रोते हुए कह रहे खूब
हाउ डिड यू नो? सबरी इज माई कुल देवी। सबरी मेरी कुल देवी है और उसी शबरी का मैं नृत्य कर रही थी। तो ऐसी ऐसी अद्भुत बातें उड़ीसा में है, ओडिसी में है। वहाँ का जो लोकल लिटरेचर कहते हैं, जो वहाँ की महिलाएं ट्रेडिशनली गाती थी, वहाँ का पहनावा अलग है। वहाँ जो उड़ीसा की टिपिकल साड़ियाँ हैं वो हम लोग पहनते हैं। वहाँ चांदी के गहने पहनते हैं, सोने के नहीं पहनते हैं। नृत्य का अटूट संबंध है मंदिरों के साथ, क्योंकि हमारा नृत्य जो है, हमारी कलाएं हैं, वो देवार्पित हैं, समर्पण भाव से होती हैं, न कि खुद को दिखाने के लिए। और ये नम्रता, ये पूज्य भाव, ये भक्ति भाव जब तक है तब तक हमारी कलाएं बची रहेंगी। आज के दौर में मैं हूँ सब स्वयंभू हो गए हैं, कलाएं नहीं बचेंगी। और क्यों? क्योंकि जब आपका ये शरीर ही ईश्वर का दिया हुआ है, आज आपने जन्म लिया, कल आप ऊपर जाएंगे, आपका शरीर भस्मीभूत हो जाएगा। तो आप हैं कौन? आप हैं ईश्वर की कृपा से, और ईश्वर की कृपा से ही आपको कला के कुछ छींटे आप पे पड़े हैं। तो उसका गुणगान गाइए, भक्ति भाव से नमन कीजिए, थैंक यू बोलिए। और इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आप नृत्य के द्वारा, अपने पूरे शरीर के द्वारा, मन भाव के द्वारा समर्पण करें। तो ये मेरा मानना है कि जो कहते हैं कि अरे टेम्पल्स टेम्पल्स टेम्पल, व्हाई नॉट? वही तो चीज़ है। उसके बाद यदि दरबारों में आया या आम तौर पे होता था तो होता ही था। तीनों लेवल्स थी, मंदिर की थी, बड़े बड़े जो राजा थे या राज परिवार थे वहाँ होता था, और लोगों के लिए भी होता था। सामान्य दासी, अलंकार दासी, राजदासी और देवदासी। अब ये देवदासियों को जगन्नाथपुरी के मंदिर में महारी कहा गया, ये विशेष बात है। महारी शब्द मात्र और मात्र जगन्नाथपुरी की जो नृत्यांगनाएं और गीत गाने वाली, तो महारी शब्द आया कहाँ से? कोई समझ नहीं पाया। समझने की बात यह है कि हमारे सनातन धर्म में परिकल्पना है जो यहूदियों की भी है और क्रिश्चियनिटी में भी है। सप्तलोक हैं, 7 यूनिवर्सेस, जो हम कहते हैं 14 लोक इसलिए कहते हैं कि नीचे पाताल 7 है और 7 हमारी पृथ्वी से लेके ऊपर है। गायत्री मंत्र में 3 बताते हैं, भू भुवः स्वः, ये 3 हुए। बाद 4 का क्या? तो ऊपर से जन तपसत्य, जन तपसत्य, भू भुवः स्वः, एक बीच का चौथा मैं अभी बताऊंगी, 5वां 6वां 7वां जन तपसत्य। बीच का जो लोक है, यूनिवर्स, उसको कहते महः, महः। और वहाँ कौन है? अप्सराएं, गंधर्व, यक्ष, किन्नर। वहाँ दैवी कलाकारों का वास है। इसीलिए जब मंदिर में आप देवता के सामने नृत्य करते हैं तो आप महारी हैं। अब आप बताइए कि इतनी बहुत सारी बातें, मैं बैठूंगी तो रात निकल जाएगी, समय नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि उड़िया स्क्रिप्ट जैसे गोल गोल है, वैसे संगीत की गमकें गोल गोल हैं, वैसे शरीर की अंगभंगियाँ लालित्यपूर्ण हैं, और वैसे ही जो शब्द हैं, रचनाएं हैं उड़िया की, इतनी ही सुंदर, कर्ण मधुर है। तो उसमें संस्कृत और उड़िया 2 भाषाएं हैं। और मैं ये एक बात और आखिर में कह के समाप्त तो नहीं करूँगी, इसकी समाप्ति हो ही नहीं सकती, इस जीवन में नहीं हो सकती। एक ही बात कहूँगी कि उड़ीसी का अपना जो अंग है, हम कहते हैं अंग, भाषा का अंग होता है, ग्रामर होती है। ग्रामर यानी व्याकरण से काव्य बनते हैं। वैसे जो टेक्निक है उड़ीसी की, उससे
ओडिसी नृत्य का काव्य बनता है और ये काव्य इतना सुमधुर है, इतना ललित है, आँखों को भी विश्राम देता है, कान को भी देता है। उसके लिए कोई ये ना समझे कि बस त्रिभंग में खड़े हो गए तो हो गया। ये जो वक्ष चलन है, कमर से ऊपर का जो धड़ है वो हिलता है, नीचे का हिस्सा नहीं हिलता है। और इसी की वजह से जो लालित्य आता है, समुद्र की लहर की तरह, लता की तरह, वो लालित्य लाने के लिए वर्षों वर्ष परिश्रम करना पड़ता है। ये कोई गोली नहीं कि खाली और अब डांसर बन गए। एक चेतावनी, कोरोना महामारी ने बहुत कुछ बदल दिया है। कहाँ वो 4-8 घंटे की हमारे हर रोज़ का साधना क्रम और कहाँ लगभग 2 वर्ष हो जाएंगे। कोरोना महामारी की वजह से घर बैठे हैं, परिश्रम घर में तो होता नहीं है, घर में आराम ज़्यादा होता है, तो स्वयंभू लोग करने लगे हैं, नृत्यकार करने लगे हैं। अच्छी बात यह है कि आप सोशल मीडिया के द्वारा हज़ारों को दिखा सकते हो। यूट्यूब, फेसबुक, तरह तरह के हैं प्लेटफॉर्म। लेकिन इसमें यदि हमारी कला की कविता, काव्य और व्याकरण उसका ह्रास होता है, यानी कम होता जाता है, तो फिर आप सोच लीजिए कि आने वाले समय में स्वरूप क्या होगा। मेरा कहना इतना मात्र है कि जो तत्व है, जो सत्व है और जो सत्य है, वो क्रमशः बदलता है, लेकिन उसका भाव, उसका हार्ट बदलना नहीं चाहिए। तो मेरी एक प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है सभी से कि डोंट टेक शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स लुक इजी, शॉर्टकट्स टेक यू फार एज यू थिंक, बट नॉट रियली। करोड़ों में आप एक हो। करोड़ों लोग नृत्य नहीं करते हैं, करोड़ों लोग उछल कूद कर सकते हैं, नृत्य नहीं करते, और नृत्य में भी ओडिसी नृत्य नहीं करते। तो जब आप करते हो, करते रहिए, पूर्ण श्रद्धा विश्वास से साधना कीजिए। मेरी प्रार्थना है, जगन्नाथ प्रभु, सुभद्रा, बलभद्र, सुदर्शन चक्र, ये चतुर्विध मूर्तियां हैं, उनसे प्रार्थना है कि मेरी उड़ीसा को, मेरी ओडिसी को बचा के रखियो। प्रणाम। आज की इस कड़ी में हमने जाना ओडिसी के बारे में। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको लगातार शास्त्रीय गायन, नृत्य, संगीत की विभिन्न शैलियों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। अभिव्यक्ति की अगली कड़ी में हम आपको मिलवाएंगे मोहन वीणा को मूर्त रूप देने वाले, ग्रामी अवार्ड और पद्म पुरस्कार से सम्मानित विश्व मोहन भट्ट से। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।